नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक बार और अपने द्वितीय सप्ताह में अर्थात सेकंड वीक में हम फिर से पूरे सप्ताह की जो प्रमुख खबरें हैं उनको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर सप्ताह हम संडे टू लेकर सैटरडे तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, चाहे वो मेंस पर्सपेक्टिव से हो या फिर वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो, उनको हम डिस्कस करेंगे। जिससे होगा ये कि आपको बहुत लेंदी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। जिस पे लेंदी बात करना है उस पर हम पूरी विधिवत बात करेंगे जो मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं। अदरवाइज हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर डिस्कस करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के अपने इस सेशन में वीकली करंट अफेयर्स में IR की न्यूज़ कम हुई हैं, लेकिन नेशनल न्यूज़ कुछ हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने वीडियो पर, अपने सेशन पर। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हॉर्नबिल फेस्टिवल से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। हॉर्नबिल एक्चुअली एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है। इसके आधार पर हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से नागालैंड में फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो गया था। क्यों न्यूज़ में हो गया था उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो इम्पोर्टेंट कल्चर है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं, वो अगर न्यूज़ में रहते हैं तो पेपर के दृष्टिकोण से, पेपर के नज़रिए से वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपके आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेट करता है और करंट से रिलेट करता ही है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो एक्चुअली सन 2000 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2000 से हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था और इसको नागालैंड में फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं, अर्थात त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। बड़े जश्नों के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। तो अब होता क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पर एक्चुअली नागालैंड का एक लॉ है, नागालैंड टोटल लिकर प्रोविजन, ठीक है, लॉ। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, NTLT, ठीक है, नागालैंड टोटल लिकर प्रोविजन लॉ। तो एक्चुअली जब ये लॉ आया था तो उसमें ये था कि नागालैंड में जो शराब होती है, जो लिकर होती है, उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। जिसकी वजह से नागालैंड में इनका सेवन करना, ठीक है, या इनसे संबंधित कोई भी क्रियाकलाप कराना वो बैन था। अब होता क्या है कि जब ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आता है तो ये जो लॉ होता है जिसको हम कहते हैं NTLP, नागालैंड टोटल लिकर प्रोहिबिशन लॉ था, इसमें थोड़ी सी ढील बरती गई। ढील क्या बरती गई कि इसमें कहा गया कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, चाहे वो विदेशी होते हैं या फिर नागालैंड के अदर स्टेट से जो आए हुए लोग होते हैं, उनके लिए कुछ मात्रा में हम यहाँ पर लिकर को एग्री कर देते हैं कि वो यहाँ पर लिकर का सेवन कर सकते हैं। लेकिन वो जो लिकर होगी वो कौन सी होगी, अर्थात जो शराब होगी वो लोकल होगी, ठीक है, जिसको ये लोग यूज करते हैं, मतलब जिसको यहाँ बनाया जाता है, ठीक है, उनको इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ से एक चीज और याद रखिए, गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है स्टेट, वो इन्हीं सब चीजों से जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड में जब ये स्टार्ट होता है तब उसके बाद बहुत सारे विवाद उठने शुरू हो जाते हैं, कई सारे एडिटोरियल, कई सारे आर्टिकल्स में आना शुरू हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है किस चीज की, आगे चल के लिकर को कह सकते हैं कि लिकर को ये लोग एग्री भी कर सकते हैं। अभी एक फेस्टिवल में शुरुआत किया, देखिए किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है। तो ये आगे चल के लेकर के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनकी एक शुरुआत टाइप से देखी जा सकती है। इसके लिए ये जो खबर थी न्यूज में रही है, आइए हम देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, नागालैंड के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने 35 साल पुराने शराबबंदी कानून में अस्थायी रूप से क्या कर दी है, ढील दे दी है। टेम्परेरी रूप से उन्होंने क्या कर सकते हैं, ढील दे दी है। ठीक है, उनका जो था लीकर प्रोहिबिशन लॉ था, ठीक है, 35 साल पुराना जो उनका लीकर प्रोहिबिशन लॉ था, इसमें उन्होंने ढील दे दी है। ठीक है,
2024 के उत्सव। अब ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उस पर बात की गई है। ये क्या है, तो इसका जो मेन विषय था वो क्या था, सांस्कृतिक जुड़ाव। ठीक है, क्या था, कल्चरल कनेक्ट। ठीक है, ये क्या थी, इसकी थीम थी। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की थीम क्या थी, कल्चरल कनेक्ट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। कल्चरल कनेक्ट इसकी क्या थी, थीम थी। ठीक है, और ये पहली बार कब आयोजित होता है, तो सन 2000 में इसको पहली बार आयोजित किया जाता है। इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। त्योहार राज्य में 14 मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं और ये नागालैंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो हमने देखा हॉर्नबिल फेस्टिवल को चिड़िया के, जो हॉर्नबिल चिड़िया है उसके आधार पे या उसके नाम के आधार पर के इस हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कल्चरल फेस्टिवल और फेस्टिवल कहा जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। लीगल प्रोविजन लॉ को लेकर के ये यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ था। इतना सुनते ही आपके दिमाग में सारी कहानी आ जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या रखना है, तो इसकी थीम याद रखनी है। तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी कनेक्ट, कल्चरल कनेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कुछ चीजें हैं जैसे कि हॉर्नबिल के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो चिड़िया है हॉर्नबिल वो कहाँ पाई जाती है, तो ये अफ्रीका और एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये इक्वेटर होता है। ठीक है, इसके ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे की तरफ होती है मकर रेखा। ठीक है, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर 23.5 पे क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, नीचे कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कौन सी होती है, तो इसके बीच में ये क्या होती है, 66.5 के बीच में उष्ण कटिबंधीय, और उसके ऊपर कौन सी होती है, उपोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर ये पाई जाती है, ये देखिए बड़ी सी चोंच होती है इसको। ठीक है, ये है, ये क्या है, हॉर्नबिल है। इसकी इमेज अपने दिमाग में बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। और ये जो हॉर्नबिल है ये भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों का भारत जो है घर है। कुल 9 प्रजाति पाई जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि इनको कंजर्वेशन स्टेटस इनका क्या है। ठीक है, तो जो हॉर्नबिल है उसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, क्या है, वल्नरेबल। इनको जो कहा जाता है, इनको जंगल का किसान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब ये जाती हैं चिड़िया तो जंगलों में विभिन्न प्रकार के फल खाती हैं और फिर उनके बीज को इधर उधर छितरा देती हैं, जिससे वहां पर धीरे धीरे नए नए पेड़ पौधे भी उगाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि जंगलों का किसान भी कहा जाता है। और ये ज्यादातर जो इंडियन हॉर्नबिल है वो पश्चिमी घाट और हिमालय की तराई मैदान में भी देखने को मिलती है। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी मिलती है, वेस्टर्न घाट में भी मिलती है, और हिमालय के जितने तराई क्षेत्र हैं वहां पर देखने को मिलती है। और नागालैंड में भी ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। कौन सी, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली क्या, कि इसका जो मेन स्टेटस है जो हमें सबसे ज्यादा याद रखना है वो क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज में आता है। और इसके अलावा ये कहां पर पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट, हिमालयन फुटहिल्स पे पाया जाता है। ठीक है, और साउथ नेपाल में भी इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इसको क्या कहा जाता है, फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा हॉर्नबिल के बारे में और हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। ये वही चीज हिंदी में दी हुई है कि कहां कहां पर पाई जाती है। ठीक है, अगला है म्यूल हंटर एआई। ठीक है, म्यूल हंटर। अब ये एआई जो तैयार की है, ये जो म्यूल हंटर एआई है, ये एआई जो तैयार की गई है ये आरबीआई के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, अब आरबीआई ने क्यों तैयार की है, तो आरबीआई ने तैयार की है जिससे वो म्यूल अकाउंट को खोज करके उनको बंद कर पाए। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि म्यूल अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, छोटे छोटे लोग छोटे छोटे फ्रॉड करते हैं, और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लोगों से बैठ के करते हैं, छोटे छोटे लोग छोटे छोटे लोगों से बैठ के करते हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े लोग बड़े बड़े घोटाले करने के बाद भी चूंकि वो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं पकड़े नहीं जाते हैं। तो होता ये है कि ये आरबीआई ने म्यूल हंटर एआई क्यों खुला है, क्योंकि म्यूल अकाउंट को पकड़ने के लिए, म्यूल अकाउंट क्या होते हैं, तो देखिए जो बहुत बड़े रईस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को अकाउंट, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिस अकाउंट्स होते किसी ना और नाम पे हैं लेकिन उनको ऑपरेट कोई और करता है। जैसे मैंने बताया बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके घर में कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं या उनके जानने वाले कई ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ ये क्या करते हैं कि टाई अप ऐसा कर देते हैं और उनके अकाउंट को यूज करते हैं, और ऑपरेट कौन करते हैं, वो खुद उस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। और ऐसे म्यूल अकाउंट
से लगभग साल में 400 से 500 करोड़ रुपए का ट्रांजिशन होता है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है ये। साल में 400 से 500 करोड़ जो ट्रांजिशन होता है वो म्यूल अकाउंट से होता है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं टैक्स चोरी जैसी चीजें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और ये किया भी इसीलिए जाता है जिससे हम क्या कर रहे हैं कि टैक्स को बचा सकें। इसीलिए जो उनके वर्कर्स होते हैं उनके अकाउंट को खुद ऑपरेट करते हैं। तो म्यूल हंटर एआई आरबीआई ने क्यों जनरेट किया है, जिससे ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐसे म्यूल अकाउंट को खोजेगी और खोजने के बाद उनको क्या कर देगी, बैन कर देगी। जिससे अब इनके सामने मजबूरी होगा फ्रंट में खेलने का भी। जो बैकफुट में मैच खेल रहे थे अब इनको फ्रंट में आकर के खेलना पड़ेगा। और ये जो 400 से 500 करोड़ है जो पीठ पीछे चल इनडायरेक्टली टैक्स से बच करके ये लोग बच जाते थे, अब ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा आरबीआई का कहना है। ठीक है, तो क्या ये भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूल हंटर एआई पेश किया है। ठीक है, ये जो है एआई उपकरण है जिससे हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को म्यूल बैंक खातों की पहचान करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, और ये इसको बनाया किसने है, तो RBIH, ठीक है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। कहां पर है ये, बेंगलुरु में। इसके द्वारा ये तैयार किया गया। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के द्वारा स्टार्ट किया गया। कहां पर है ये, बेंगलुरु में है। ठीक है, ये जो है एडवांस एल्गोरिथम पर काम करेगा और जितने म्यूल अकाउंट हैं उनको खोज करके बंद करने का काम ये करेगा। ठीक है, उनको पहचाना जाएगा और उनको बंद किया जाएगा। तो म्यूल अकाउंट आपको समझ में आ गया तो क्या होता है, इसके अलावा किसने विकसित किया ये आपको पता चल गया होगा, और इससे होगा क्या ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे आईएनएस सुशील के बारे में बातें हैं। अच्छा, इसकी बात आई क्यों, अभी पिछले हफ्ते में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी रशिया जाते हैं। कहाँ जाते हैं, रशिया जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली और रशिया में ये किसको और कौन सी मीटिंग करते हैं, तो रशिया और इंडिया के बीच में होती है इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर क्या कहते हैं, इस मीटिंग को ये रिकॉग्नाइज करने जाते हैं इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन, और क्या कहते हैं जो 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 वो होती है क्या नाम है इसका, IIRG जो होता है इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल ऑफ कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसको ये यहाँ पर क्या करते हैं, इस जो आपकी मीटिंग है इस मीटिंग को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। इस मीटिंग में रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर INS सुशील और SBN दोनों की बात होती है। अच्छा, INS सुशील जो है वो रशिया भी बना रहा है और बनाने के साथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये किस स्तर तक कंप्लीट हुआ है ये देखने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाते हैं। ठीक है, और वहां पर ये इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री ट्रांसफर कोऑपरेशन पे बात करते हैं। इस मीटिंग के अंतर्गत INS सुशील और SBN की बात होती है। ठीक है, अब INS सुशील क्या है, तो एक्चुअली यहाँ पर भारत का 1135.6 प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, कई सारे कई सारे जो हमारे शिप्स हैं उनको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी के में INS सुशील भी जुड़ जाएगा और जल्दी से जल्दी इसको बनाने का प्रयास किया जाए रशिया के द्वारा। ऐसी बात करने राजनाथ सिंह रशिया जाते हैं, और जिससे हम जल्दी से जल्दी अपनी नेवी फोर्स को INS सुशील सौंप पाए और हमारी जो कह सकते हैं मैरीटाइम पावर है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है, तो INS सुशील को 9 दिसंबर 2024 को रूस के कलिनिंग्राड में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन में किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा, 9 दिसंबर के आसपास। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तुशील का अर्थ होता है रक्षक कवच, और इसका जो वो है मतलब जो स्लोगन है इस पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अभेद्य कवच। ठीक है, अभेद्य कवच। तो एक्चुअली ये जो तुशील है इसका यूज किस में किया जाएगा, तो हम जानते हैं कि ये एक्चुअली फ्रिगेट है, यानी ये फ्रिगेट है। अब सर फ्रिगेट क्या होता है, तो वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है
कौन सा होता है, कॉर्वेट होता है, एक होता है फ्रिगेट और एक होता है डिस्ट्रॉयर। ठीक है, कॉर्वेट हो गया, ठीक है, फ्रिगेट हो गया और कौन सा हो गया, डिस्ट्रॉयर हो गया। ठीक है, तो इसमें तीनों में जो है वो साइज के हिसाब से डिफरेंस होता है। कॉर्वेट जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और फ्रिगेट जो होता है कह सकते हैं कॉर्वेट से बड़ा लेकिन डिस्ट्रॉयर से छोटा, ये हम कह सकते हैं मध्यम हो सकता है। ठीक है, और जो डिस्ट्रॉयर होता है वो बड़ा होता है। युद्ध आदि में ज्यादातर डिस्ट्रॉयर का यूज किया जाता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर को कई सारी चीजों की जरूरत होती है और छोटे मोटे कह सकते हैं, छोटे मोटे जो युद्ध होते हैं उनके लिए भी काम किया जा सकता है, तो उसको फ्रिगेट को यूज किया जा सकता है। लेकिन जो कॉर्वेट होता है ये केवल सामान को लाने ले जाने के लिए और कह सकते हैं कोस्टल एरिया पे ये फिक्स होता है और वहां पर चीजों की निगरानी करता है। ये युद्ध स्तर पर चीजें नहीं ऑपरेट कर पाता है, जबकि मेन युद्ध स्तर पर डिस्ट्रॉयर काम करता है। लेकिन अगर फ्रिगेट भी होता है तो भी आप काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से आईएनएस सुशील जो है वो किसमें आता है, फ्रिगेट के अंदर आता है, अर्थात इस पे आप सामान भी इधर से उधर लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका छोटे स्तर पर कह सकते हैं युद्ध आदि चीजों के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो राजनाथ सिंह किसके लिए गए हैं, आईएनएस सुशील के लिए गए हैं। नाम जरूर याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, फ्रिगेट के अंतर्गत, और इसके अलावा ये किसके लिए तैयार किया गया, अर्थात ये जो है प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया गया, तो 1135.6 के लिए। और ये जो है ये क्रिवाक 3 श्रेणी का फ्रिगेट है। किसका है, क्रिवाक 3। किस कैटेगरी का है ये, क्रिवाक 3 श्रेणी का है। कौन सा, आईएनएस सुशील। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि क्रिवाक 3 में इस प्रोजेक्ट के तहत हम ऑलरेडी 6 प्रकार के लड़ाकू विमान को हम लोग देख चुके हैं। कितने को देख चुके हैं, 6 प्रकार के लड़ाकू विमान पे हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, और 6 में से इसमें से ही एक था आईएनएस तलवार है, मतलब तलवार। ठीक है, जो इंडियन नेवी आईएनएस तलवार का यूज करती है वो भी जो है वो आईएनएस सुशील में आता है और इस तरीके के जो क्रिवाक 6 श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इस तरीके के ऑलरेडी इंडिया 6 लड़ाकू या कह सकते हैं 6 फ्रिगेट का यूज कर रहा है। इसके तहत क्रिवाक 3 कैटेगरी के जो हमारे पास फ्रिगेट हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा आईएनएस सुशील, राजनाथ सिंह जाते हैं वहां पर इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफ मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पे बैठक पे बात करते हैं। यहाँ पर बात होती है जो अभी बनाया जा रहा है रशिया के द्वारा, क्या बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है आईएनएस सुशील। इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात की जाती है। क्यों बात की जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी नेवी को आईएनएस सुशील प्रदान करके अपनी नेवी की पावर को हम और स्ट्रेंथन करें और मजबूत करें। तो आईएनएस सुशील बनाने की बात करी जाती है। ये आईएनएस सुशील जो है जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है वो 1135.6 है। इस प्रोजेक्ट के तहत बने हुए कई सारे विमानों को अभी हम यूज कर रहे हैं और जिस कह सकते हैं जिस कैटेगरी का में आईएनएस सुशील है उस कैटेगरी का क्या नाम है, क्रिवाक 3 है। ये क्रिवाक 3 के तहत ऑलरेडी आईएनएस तलवार जैसे आते हैं जिनका यूज हम कर रहे हैं। और ये क्या है, फ्रिगेट है। 3 प्रकार के होते हैं, कॉर्वेट, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर। तीनों में क्या डिफरेंस है, साइज के आधार पर तीनों में डिफरेंस है, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन एसएसबी पे बात होती है। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली एसएसबीएन, देखिए एसएसबीएन और एसएसबी ये तीनों में डिफरेंस है, दोनों में सॉरी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए एक न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, अब ये जो शब्द होता है न्यूक्लियर सबमरीन, ये न्यूक्लियर सबमरीन शब्द दोनों प्रकार की सबमरीन के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में कैटेगरी है। एसएसबीएन एसएसबी में क्या कैटेगरी है, एक मिसाइल ऐसी होती है जो न्यूक्लियर पावर का यूज करके, जो न्यूक्लियर पावर का यूज करती है, और एक है जो जिसमें न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल रहता है। ठीक है, क्लियर। तो जो जिसमें न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल होता है वो जो कैटेगरी आती है
वो SSBN की आती है, और जो न्यूक्लियर पावर का यूज होता है वो SSB के अंतर्गत आती है। अभी हाल ही में जो न्यूज चल रही है वो SSB की चल रही है, अर्थात जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन के लिए रशिया से बात हुई है, और ये काफी समय बाद तैयार होगी जाकर के, लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे। और इसके लिए जो आपकी SSN वाली जो ये है, कुछ समय के लिए रेंट पर भी, जब तक भाई 10 साल के लिए तो लंबा समय हो जाएगा, तो क्या होगा, हम रशिया से क्या करेंगे, रेंट पर लेंगे कुछ 10 वर्षों के लिए। उसके बाद जब हमारी न्यूक्लियर सबमरीन तैयार हो जाएगी, है ना, तब हम उसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ जब हमने SSN की बात कर ली है तो हम SSBN की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली भारत के पास अभी तक कुल मिलाकर के 4 हैं, INS अरिहंत, INS अरिघाट और INS अरिवर्धन। ठीक है, किसी किसकी बात हमने की है, INS अरिहंत है हमारे पास, ठीक है, INS अरिघाट है, ठीक है, INS अरिवर्धन है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ऑलरेडी है, और इसके पहले एक बार हम चुपके से सब न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन का यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चौथी सबमरीन की भी बनाने की बात हम लोग चुपके चुपके कर चुके हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि SSBN और SSN टाइप के सबमरीन में क्या डिफरेंस होता है। एक में हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हैं, जो है कौन सी, SSBN है, और एक में हम न्यूक्लियर पावर का यूज करते हैं सबमरीन को चलाने के लिए, वो SSN है। अभी जो गए हैं वो SSN के लिए बात करने गए हैं राजनाथ सिंह, और वो क्या करेंगे, 10 वर्षों में जाके तैयार होगी, तब तक के लिए हम रेंट पर भी यूज करके हम अपना काम चलाएंगे। और अभी वास्तव में जो न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन है इंडिया के पास, INS अरिहंत, INS अरिघाट और INS अरिवर्धन है। ठीक है, भारत ने विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में चुपचाप, हाँ, ये जो चौथी चुपचाप की थी, चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN लॉन्च की, जिससे इसकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। भारत ने चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के बारे में कुछ बातें हैं। SSBN का जो S4 है, इसका नाम हमने क्या रखा है, S4 है। इसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, और K4 बैलिस्टिक मिसाइलों की बात की गई। बहुत बड़ी बात है कि जो हमने चुपके चुपके जिसका हमने किया था, उसमें 75% कह सकते हैं स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम के लिए सोचने वाली बातें हैं। मतलब हमने कितना ज्यादा अपने आप को बिल्डअप कर दिया है कि हम 75% स्वदेशी सामग्री चीजों का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जब रडार सिस्टम पे आगे चल के करंट पे बात आएगी, वहां भी हमने 60% उसके इक्विपमेंट को भारत में ही बनाने की बात की गई है। ठीक है, जो हमारे मेक इन इंडिया को क्या करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने देखा, क्या देखा, SSBN में और INS सुशील के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है मुल्ला पेरियार डैम पे, डाम बोल रहा हूं मैं, मुल्ला पेरियार डैम पे। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो 1865 के आसपास शायद बना था। ठीक है, तो ये डैम जब बना था, मुझे लग रहा है 1865 के आसपास बना था मुल्ला पेरियार डैम। हाँ सही था मैं, ये डैम लगभग 1895 के आसपास, सॉरी 1895 के आसपास ये डैम बना था, मुल्ला पेरियार डैम। तो इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बना कहां पर है, केरला में, लेकिन इसके वाटर का यूज कौन करता है, तमिलनाडु यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर विवाद की बात होनी चाहिए, क्योंकि भैया केरला में ये डैम बना है और तमिलनाडु इसका यूज कर रहा है। पेरियार नदी पर बना हुआ ये डैम है, और इसमें विवाद किस बात पे होता है, 1895 में लाइमस्टोन जैसी चीजों का यूज करके इस डैम को बनाया जाता है, और इस डैम को लाइफ जो उसकी बताई जाती है वो 50 साल बनाई जाती है, कि 50 साल बाद इस डैम को कर दिया जाएगा बंद। ठीक है, लेकिन अब 1895 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 126 साल तो हो गए हैं, उससे ज्यादा ही हो गए हैं, 28 हो गए, और भी ज्यादा हो गए, मतलब 125 साल से ज्यादा समय हो चुका है। 50 साल की जो बात की गई थी उसमें 125 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, और अभी भी ये डैम काम कर रहा है। तो
जो केरला सरकार होती है जहां पर ये डैम बना हुआ है, केरला सरकार एक पिटीशन डालती है कोर्ट से कि सर 50 साल के लिए इस डैम को बनाया गया था, अब इस डैम को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो काम किया जाए कि जो इसका वाटर लेवल है, जो इसकी वाटर कैपेसिटी है 142 के आसपास, इसको आप कम करके 120 तक ले आइए। क्योंकि इसके पहले भी इस डैम से संबंधित कह सकते हैं नदी विवाद हो चुके हैं, जिसमें इस डैम को बंद करने की केरला सरकार कई बार बात कर चुकी है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट बीच में आ जाती है और वो इस डैम को बंद करने से क्या करती है, मना कर देती है। मुल्लापेरी डैम लगभग 126 साल पुराना केरल के इडुक्की जिले में मुल्ल्यार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है, अर्थात जहां पर दो नदियां मिलती हैं। ठीक है, बांध का जो रखरखाव है, स्वामित्व है, वो किसके पास है, तमिलनाडु के पास है, लेकिन यह है कहां पर, तो है कहां पर, केरला में। तमिलनाडु में सिंचाई और पानी के लिए आपूर्ति ये कौन प्रदान करता है, मुल्लापेरियार डैम प्रदान करता है। ये पेरियार नदी पर बसी हुई है। अब पेरियार नदी के बारे में भी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर हम सोचने लगते हैं। तो होता यह है बेटा कि वो जो नदी होती है वो करंट में होती है, और करंट को हम किनारे कर देते हैं, नदियों पे उतना ध्यान जाता है, तो हम उन पे भी बात कर लेंगे। तो जो पेरियार रिवर है वो कहां पर स्थित है, केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 244 किलोमीटर है, और इसे केरल की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, अर्थात केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पेरियार रिवर को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 12 नदियों में से एक है। दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियों को हम कह सकते हैं वर्षवाहिनी नदियां हैं, अर्थात वर्षा के समय में जब नदियों में पानी होता है तब वो नदी बहती है, वरना आम समय में वो उस नदियों में पानी नहीं रहता है। बहुत कम नदियां होती हैं जिनमें पानी रहता है 12 उसी में से केरल की एक प्रमुख नदी है, कौन सी है, पेरियार नदी है। ठीक है, और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। निकलती कहां पर है, तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की शिवगढ़ी पहाड़ी से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है। और ये पेरियार की मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, बस इतना याद रखिएगा। ये निकलती कहां से है, शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है और फिर केरल में बहती है। केरल में यहाँ पर इसकी जो है ये वर्षवाहिनी नदी है। यहाँ पर एक डैम बना हुआ जो लगभग 125 साल पुराना है, जिसकी लाइफ लगभग 50 साल बताई गई थी, इसीलिए केरल सरकार कहती है इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट कूद जाती है और वो कहती है कि मुल्लापेरियार डैम बंद नहीं होगा। तब फिर केरल सरकार कहती है एटलीस्ट आप इतना कर दीजिए कि जो उसकी वाटर कैपेसिटी है उसको आप कम कर दीजिए। ठीक है, और ये केरल की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, मुल्लापेरियार, सॉरी पेरियार रिवर जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी में से एक है। ठीक है, ये वाली चीज हिंदी में जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको हिंदी में लिखा गया है। अब आती है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एक्चुअली ये बिजली योजना इतनी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी खबरों में इसलिए है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करना जरूरी है, इतनी भी पुरानी नहीं हुई है। पुरानी का मतलब हो चुका है कि 6 महीने पुरानी योजना है, लेकिन अब चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने कुछ बोला था। बेटा जहां जम्मू कश्मीर ने बोल दिया है वहां तो क्वेश्चन बनना लाजमी हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर ने क्या कहा है, जम्मू कश्मीर ने कहा है कि ये जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, खास तौर पे मस्जिद, उसमें हम सोलर पैनल के लिए, उसमें जो बिजली यूज करेंगे उसके लिए हम सोलर पैनल का यूज करेंगे, और जो आएगी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। ये जो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये बिजली योजना एक्चुअली रूफटॉप जो हमारी योजना है उसी को ये कह सकते हैं आगे बढ़ाती है, जिसमें लगभग 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलने की बात की जा रही है। मुफ्त बिजली इसलिए बोली जा रही है क्योंकि 300 यूनिट तक की बिजली का आप सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, और जिसको लगवाने में भी लगभग 60% सब्सिडी कौन देगी आपको, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और लगभग आप इससे मुफ्त में कितनी 300 यूनिट बिजली का आप यूज कर सकते हैं, और 60% सब्सिडी कौन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और न्यूज में क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने रिलीजियस प्लेसेस विशेषकर मस्जिदों में इन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रयोग करके उत्पादन करेंगे, या अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल का यूज करेंगे। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके बारे में भी कुछ बातें कर सकते हैं। तो मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाना हमारा उद्देश्य है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करना और सस्टेनेबल ऊर्जा या कह सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी ग्रो अप करने की तरफ हम बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे भी हैं। ठीक है, सब्सिडी कैसी मिलेगी, तो इसमें 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए 60% सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी और बाकी हुआ पैसा जो लगवाएगा उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, किसमें, प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। उधमपुर कलारी चीज, एक्चुअली ये जो कलारी है इसको ऑलरेडी अक्टूबर 2023 के आसपास जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो देखिए दूध को आप बहुत ज्यादा समय तक बचा करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो जब दूध को आप बहुत ज्यादा समय तक बचा करके नहीं रख सकते हैं, तो जो उधमपुर है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने क्या किया है, दूध को लंबे समय तक चलाने के लिए उसको चीज के फॉर्म में इस तरीके से कुछ वो कर देते हैं, जिससे इसमें पर्याप्त मात्रा में हम कह सकते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स मिल जाते हैं और ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। और इसीलिए यहाँ पर अक्टूबर 2023 में इसे जीआई टैग मिल गया था। ठीक है, अब दिशा मीटिंग होती है, इस दिशा मीटिंग को कौन कंडक्ट कराता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो बात करते हैं कि ये जो कलारी है इसको जो लोकल मिल्क प्रोडक्ट यहाँ का कलारी है इसको आप क्या करिए और भी ज्यादा प्रमोट करिए। ठीक है, इस कलारी को और भी ज्यादा बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जाती है। कलारी एक प्रकार का कह सकते हैं पनीर टाइप का होता है, जिसको यहाँ के डोगरा जो कम्युनिटी है उनके व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है और जिसकी बनावट और स्वाद के साथ साथ इसको हम कह सकते हैं कि इसमें कई सारे मिनरल्स भी उत्पन्न होते हैं और ये पनीर टाइप की चीज है, जिससे जो दूध की चीजें होती हैं, दूध को आप लंबे समय तक नहीं चला सकते लेकिन पनीर को कुछ समय तक चला सकते हैं। तो उसके जो अच्छी चीजें होती हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो कह सकते हैं पोटेशियम और कैल्शियम जैसी चीजें हैं, वो हमको खाने के रूप में मिल सकती है। इसीलिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने इसको और बढ़ाने की बात की है, किसको, उधमपुर कलारी को। कब इसे जीआई टैग मिलता है, अक्टूबर 2023 में ये जीआई टैग इसको मिल चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी ड्रोन यूनिट की। आजकल का समय ड्रोन का है। ठीक है, हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर में भी ड्रोन का काफी ज्यादा यूज हुआ। इसके अलावा इजराइल और हमास के बीच में जब वॉर होता है तब भी होता है। ठीक है, हिजबुल्ला के साथ भी होता है और ईरान जैसी कंट्रीज जो होती हैं वो ड्रोन बनाने में तो माहिर हैं ही। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी आपके कह सकते हैं कि दुश्मन कंट्रीज को ड्रोन प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें ना कोई आदमी मरेगा ना कोई मरेगा, थोड़ा सा पैसा खर्च करके ड्रोन लेकर के अटैक किया जा सकता है। तो इसी ड्रोन को लेकर के कह सकते हैं अलर्ट रूप में पहले से ही जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं ये जाते हैं और ये एस्टैब्लिश करते हैं एंटी ड्रोन यूनिट। अच्छा, ड्रोन के लिए पहले जो हमारा कह सकते हैं 3% के आसपास हम ड्रोन को टैकल कर पाते थे, अब हम 7% तक टैकल करने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम और भी ज्यादा कह सकते हैं अच्छे रूप से और भी ज्यादा सशक्त रूप से जो विदेशी ताकतें हैं या जो हमारे दुश्मन हैं उनके ड्रोनों को बेहतर बनाने के लिए हमने इस यूनिट को एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, असम धुबरी असम में पायलट परीक्षण इसका किया जाएगा और पाकिस्तान की जितनी भी सीमाएं हैं, जो हमारा मतलब पता नहीं क्या है उसको समस्या है, पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर व्यापक रूप से इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं इससे जो होगी हमारी जो सिक्योरिटी है और भी ज्यादा मजबूत होगी, इससे एंटी ड्रोन यूनिट जो एस्टैब्लिश हुई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है डिजीज एक्स, जिसके बारे में आपने कई सारे एडिटोरियल देखे होंगे, कई सारे न्यूज देखे होंगे डिजीज एक्स के बारे में कि आखिरकार डिजीज एक्स है क्या। तो हम जान रहे हैं कि अभी अभी कोरोना कुछ सालों पहले जब कोरोना आया था, लॉकडाउन ऐसी स्थिति आई थी, इकोनॉमी कई सारी कंट्रीज अभी तक रिवाइव करने का प्रयास कर रही हैं, तो फिर कोई ऐसी चीजें ना आ जाएं जिससे हम क्या हो निपट ना सकें। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि टैकल ना कर सकें, ऐसी समस्याएं ना आए। तो कोरोना में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो भी वायरस था उस वायरस को हम समझ नहीं पाए थे और उसके लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं थी, और वो जो था वो कह सकते हैं ट्रांसमिट बहुत जल्दी हो रहा था, जिस कारण लॉकडाउन जैसी सिचुएशन
बतानी पड़ी। ऐसी ही कुछ चीजें आती हैं डिजीज एक्स के साथ। ये कहा जा रहा है WHO के द्वारा कि ये लगभग कोरोना से 20 गुना, तो कुछ कुछ टेरिटोरियल में 40 गुना भी मैंने पढ़ा है, 20 गुना, कुछ तो कह रही है कि 40 गुना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, कॉम्बो एक है अफ्रीका में, ठीक है, कॉम्बो, वहां पर क्या कहें इसके केसेस मिले हैं जहां 30 लोग हमको 30 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। और अभी समस्या क्या है, इसका नाम डिजीज एक्स, चूंकि हम अभी इस वायरस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, इसीलिए कह सकते हैं हम परेशान हैं, क्योंकि हम इसके बारे में, वायरस के बारे में नहीं जानते। जब वायरस के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इसकी अभी कोई भी वैक्सीन नहीं तैयार कर पाए हैं। तो अगर ऐसी डिजीज, अच्छा ये भी कोरोना की तरह ही कह सकते हैं कि ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो अगर कहीं ये डिजीज उसी तरीके से वापस फैल गई, तो चूंकि हमारे पास इसकी वैक्सीन नहीं और हम इस वायरस के बारे में जान नहीं पाए हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में जानने का, तो अभी की स्थिति यही बताती है कि अगर ये स्प्रेड हो गया तो ये कोरोना से भी गंभीर समस्या पैदा कर देगा। और सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है, ये तो आपने बता दिया डिजीज एक्स के बारे में, अब बात आता है कि ये बढ़ क्यों रही है। पहले कोरोना आया, डिजीज एक्स आया, बीच में और भी कई वायरस आए थे, आखिरकार ये हो क्यों रहा है। तो देखिए होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा असर है क्लाइमेट चेंज का। जितने उसमें जो मेन चीजें हैं उनको फोकस करके मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिरकार ये बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहले एक पेज दे देते हैं, तब इस पे बात करते हैं। चाहे वो डिजीज एक्स हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कुछ भी, ये आखिरकार आ क्यों रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है, हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, अब आप खुद ही सोचिए कि दिसंबर आ चुका है, लगभग मिड दिसंबर में हम लोग हैं। मिड दिसंबर में भी अभी वैसी ठंडक नहीं पड़ी जो लगभग 5 से 6 साल के बीच पहले पड़ती थी। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज ही तो है। और क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों, क्योंकि सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर हमने क्या किया, क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ की। हमने डेवलपमेंट के साथ क्या किया, या कह सकते हैं कि हमने फेस थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हमने अपने डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, और डेवलपमेंट के नाम पर हमने क्या काटे। अच्छा, ये जो डिजीज एक्स है ये फैल किससे रहा है, ये भी वही चमगादड़ वाली बातें हैं। मतलब जैसे कोरोना में अलग अलग चीजें थी, अलग अलग चीजें निकल के आ रही थी। कोई कह रहा था कि चमगादड़ से हो रहा है, कोई कह रहा है ये सब गंदा खाना खाने से हो रहा है, कोई कह रहा है जिसके मन में जो आ रहा था उस समय कह रहा था। तो इसके लिए अभी जो चीजें निकल के आ रही हैं कि ये भी चमगादड़ की प्रजाति होती है, उससे ये स्प्रेड हो रही है। तो डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट से क्या हुआ कि हमने डिफॉरेस्टेशन किया, फॉरेस्ट को उखाड़ के फेंका, इससे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। यही तो हुआ है। अच्छा सर, इसका असर क्या हुआ, तो असर ये हुआ है कि जब डेवलपमेंट के आप नाम पे आपने फॉरेस्ट को काटे, तो फॉरेस्ट में तो काफी ज्यादा हैबिटेट्स रह रहे होते हैं, काफी ज्यादा रह रहे होते हैं, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कई प्रकार के वायरस हो, चाहे वो कई प्रकार के चमगादड़ हो, कोई भी होगा, कई सारे जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं। आजकल हम न्यूज सुनने को मिलते हैं कि तेंदुआ घरों में घुस गया। भाई साहब, हम तेंदुआ के घर में घुस गए हैं, तेंदुआ हमारे घर में नहीं घुस रहा है, हमने उसके घर को पूरी तरीके से तबाह करके हम उसके घर में घुस गए। वो कल को उसी का घर था जहां आज हम घर बना करके बैठे हैं। तो ये मच्छर, वायरस और या कह सकते हैं बैक्टीरिया, तो ये सब उनका हैबिटेट था, ये उनका आवास था। हमने उनके आवास के साथ छेड़छाड़ की। तो जब हमने उनके आवास के साथ छेड़छाड़ की, तो ये वापस किसके पास जाएंगे, योग्यता की उत्तरजीविता तो है। फिर डार्विनवाद कहता है, डार्विन कहते हैं कि जो योग्य है वो जिएगा, और योग्यता के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूटेशन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आपको जीने के लिए आने वाली जनरेशन में एटमॉस्फेयर के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाएंगे। इसी वजह से क्या होगा कि वो जो आने वाली जनरेशन है एक लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है। तो क्या होगा कि पहली बात तो हमने फॉरेस्ट काटे, फॉरेस्ट काटने से मच्छर, वायरस, बैक्टीरिया, इनके हैबिटेट को हमने डिस्टर्ब किया। तो ये पहली बात तो वहां पर हमको प्रभावित करेंगे, ये जाएंगे कहां। उसके बाद क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज जाता है। क्लाइमेट चेंज होने के साथ ये वायरस और बैक्टीरिया में क्या होता है, म्यूटेशन होता है।
ठीक है, म्यूटेशन होता है। तो जहां पहले ये जो वायरस और बैक्टीरिया थे इनको नॉर्मल दवाई के द्वारा चीजों को सही किया जा सकता था, एंटीबैक्टीरियल डिजीज दे दे करके कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि बुखार को पहले सही कर लेते थे। आज एंटीबैक्टीरियल आप लीजिए, इतनी जल्दी सही नहीं होती, कम से कम आपको कह सकते हैं हफ्ते भर खाना पड़ेगा, तब जाकर के आप बीमारी से निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस में म्यूटेशन हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये खुद ही जीना चाहते हैं लंबे समय तक, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, म्यूटेशन कर दिया। हिंदी में जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। और जब म्यूटेशन हो जाता है तब कह सकते हैं कि इनको सही करने के लिए हमें नई प्रकार की खोजें करनी पड़ती हैं, नई प्रकार की वैक्सीन बनानी पड़ती है। और कहीं वो वैक्सीन तब तक नहीं बन पाई जब तक ये स्प्रेड हो गई, तो ये हमारे लिए कोरोना जैसी स्थिति पैदा कर देगा, और जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी कर देगा। तो एक प्रकार के काम, एक प्रकार के सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर हमने अपने साथ खिलवाड़ किया है कि हमने हैबिटेट बिगाड़ा है, और वो हैबिटेट बिगड़ने से ये सारे जो जंगलों में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, ये सब थे, ये सब हम लोगों के घरों तक आ गए। फिर उससे होता है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए इनमें भी क्या होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी वैक्सीन के लिए हमको फिर से विश्लेषण और कुछ समय तक काम करना पड़ता है, और कहीं ज्यादा समय लग गया तो ये कोरोना जैसा रूप ले लेता है। ठीक है, तो हमने देखा डिजीज एक्स के बारे में, कैसे स्प्रेड होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोरोना महामारी से 7 गुना ज्यादा, कई लोग तो कह रहे हैं कि 20-40 गुना ज्यादा खतरनाक होने की आशंका बताई जा रही है। ठीक है, WHO ने इसे एक्स डिजीज कहा है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख डेम केट बिंघम का कहना है कि अगली महामारी में ये जो है वो 50 मिलियन लोगों की जान ले सकती है। WHO ने इस बीमारी का नाम डिजीज एक्स रखा है। ठीक है, और डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो महामारी है कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, और बहुत जल्दी फैल सकती है। यानी इसके कई सारे मामले हमारे सामने आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये महामारी मौजूदा वायरस की वजह से ही फैलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मौजूदा वायरस है उसमें तेजी से म्यूटेंट हो रहे हैं, अर्थात आपके शरीर में जाने के बाद भी क्या होता है कि उस वायरस को मारने के लिए कई सारे कह सकते हैं जो वैक्सीन आप यूज करते हैं, एंटीबैक्टीरियल आदि, तो होता यह है कि उनके खिलाफ ये वायरस भी लड़ने के लिए अपने अंदर म्यूटेशन करते हैं, और जो म्यूटेशन करते हैं वो म्यूटेशन ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जब आप वो दवा खाएंगे तो वो तो म्यूटेंट वायरस है, तो वो दवा उस पर काम नहीं करेगी, तो आपको नए प्रकार की दवा को इजाद करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा डिजीज एक्स के बारे में। और जैसा मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज असर कर रहा है, जैसे हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे पौधे वौधे आदि काट दिए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो सारे हाउसेस और इंडस्ट्रीज बनवा ली हैं, जिससे वहां के एनिमल, मॉस्किटो, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इनका शहरों की तरफ कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और शहरों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और बाकी सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें म्यूटेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं उस पर हम बात कर चुके हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत देर तक हो सकता है मैं इस पर बात करें, वो है फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो उसके लिए मैं पानी पी लूं, फिर इस पर बात करते हैं। ये बहुत अच्छा एडिटोरियल निकला था, इन एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड इशू फूड सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। इससे पहले मैं वही देखा था उस पर बात हुई कि नहीं हुई, तो उस पर बात नहीं की गई है, तो थोड़ी देर के लिए पहले हम उस पर बात करते हैं। ये 2 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं आपके पास डिस्कस करने वाला हूं। एक होता है ऑब्सोल्यूट डीकपलिंग, एक होता है रिलेटिव डीकपलिंग। अब
प्रश्न उठता है कि सर ये ऑब्सोल्यूट डीकपलिंग क्या होता है और ये रिलेटिव डीकपलिंग क्या होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई टर्मोलॉजी भी आती हैं जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें कई कई क्वेश्चन छोटे छोटे भी आ जाते हैं कि एब्सोल्यूट डीकपलिंग को आप बताइए, रिलेटिव डीकपलिंग क्या हो सकती है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर मेंस आंसर राइटिंग में भी इन टर्मोलॉजी का यूज करके आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो पहला सवाल यही आता है कि ऑब्सोल्यूट डीकपलिंग क्या होती है। तो सीधी सी बात है, 2 मिनट में इसको मैं पढ़ा करके खत्म करूंगा कि एब्सोल्यूट डीकपलिंग क्या होती है। जो कंट्री डेवलपमेंट भी कर रही है, ठीक है, डेवलपमेंट कर रही है, और डेवलपमेंट के साथ साथ कह सकते हैं मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान उसी रेशियो में कम नुकसान पहुंचा रही है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, उसने 3% के रेट से क्या किया कि अपनी ग्रो किया, ठीक है, अपनी जीडीपी ग्रो की, कितने परसेंट से, 3% के रेट से, और उसी के पर्सपेक्टिव उसने क्या किया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर काम किया, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया। इस तरीके से काम करके उसने क्या किया कि पॉल्यूशन आदि उसी रेट के हिसाब से कम कर दिया। अर्थात क्या किया उसने, एनर्जी को नुकसान किए बिना सस्टेनेबल रूप से अपना डेवलपमेंट किया। और जो इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी चैलेंज है क्या, वो है हमारा पॉल्यूशन वगैरह, एनवायरमेंट वगैरह, ठीक है। इसमें जो कह सकते हैं डिकार्बनाइजेशन जैसे इक्विपमेंट्स का यूज करके उसने एनवायरमेंट को उतने ही रेट में एनवायरमेंट को क्या कह सकते हैं, कम किया है, ठीक है। एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उल्टा उसने क्या किया है कि अपना जो कह सकते हैं रेशियो है उसको क्या किया है, कम किया है। और रिलेटिव डीकपलिंग क्या होता है, कंट्री डेवलप कर रही है, नो डाउट, कंट्री डेवलप करने के साथ साथ वो क्या कर रही है कि उस रेशियो में कमी नहीं कर रही है जिस रेशियो में उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। अर्थात अगर इसकी इकोनॉमी 6% रेशियो से बढ़ रही है तो पॉल्यूशन भी उतना ही है, ना तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना तो पॉल्यूशन कम हो रहा है। जबकि एब्सोल्यूट डीकपलिंग क्या कहता है कि जिस रेशियो से कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी रेशियो से वो कंट्री अपनी कंट्री के पॉल्यूशन को भी कम कर रही है, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट डीकपलिंग। और अगर पॉल्यूशन मेंटेन है, वो कम नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव डीकपलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि आप गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाने के बाद आप फ्यूल का यूज करेंगे, ठीक है, तो जितना ज्यादा आप गाड़ी चलाएंगे, है ना, उतना ज्यादा क्या होगा, फ्यूल का कंजम्पशन होगा, उतना ज्यादा धुआं होगा, उतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप ईवी गाड़ी का यूज कर रहे हैं, अर्थात आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन पॉल्यूशन को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या है, वो है रिलेटिव डीकपलिंग, अगर आप ईवी का यूज कर रहे हैं, और पॉल्यूशन को एब्सोल्यूट डीकपलिंग, और अगर गाड़ी का यूज कर रहे हैं, डीजल या पेट्रोल गाड़ी का यूज कर रहे हैं और पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं और अपने आप को चला भी रहे हैं, तो वो किस में आएगा, रिलेटिव डीकपलिंग में। इंडिया भी जो स्टैंड करता है वो रिलेटिव डीकपलिंग में स्टैंड करता है, ठीक। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका एडिटोरियल निकला था द हिंदू में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आखिरकार फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, यहां पर जो एडिटोरियल निकला था उसमें जो राइटर्स हैं उन्होंने साफ कहा था कि भाई साहब, आपकी जो एग्रीकल्चर है, आपका जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुका है, किसके ऊपर डिपेंड हो चुका है, तो एनर्जी के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड हो चुका है, एनर्जी के ऊपर। और जो हमें खाना वगैरह मिलता है वो हमें कहां से मिलता है, वो हमें मिलता है एग्रीकल्चर से, ठीक है। फूड कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए।
अगर कल को एनर्जी क्राइसिस हो जाए या अगर एनर्जी का रेट कह सकते हैं बढ़ जाए, तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे किस पे पड़ेगा? फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ठीक है, किस पे पड़ेगा? फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। तो कल को हमें खाना मिलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों की बात की गई है कि इसमें फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज का जो एडिटोरियल निकला था, इसमें क्या चीजें कही गई हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की, भाई आप ट्रैक्टर चलाइए, डीजल की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या पड़ेगा? ठीक है, फॉसिल फ्यूल की आपको जरूरत पड़ेगी। भाई आप अगर एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर चलाएंगे तो फॉसिल फ्यूल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जनरेटर वगैरह यूज करेंगे तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप जब पानी चलाएंगे वाटर मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी एग्रीकल्चर के लिए। तो कल को अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी क्राइसिस होता है, ठीक है, इनसे संबंधित हमारे सामने कोई भी समस्या खड़ी होती है, तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे किस पर देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर को मिलेगा। और फिर हम क्या फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि कल को इनसे जब संबंधित अगर कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर को पड़ेगा। तो आज जब इन सब चीजों का इफेक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है, लेकिन ये सब चीजें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसके बाद भी हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो कल को अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर इनका इफेक्ट पड़ता है तो फूड सिक्योरिटी की हालत और स्थिति क्या होगी? ये सोचिए आप। समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है? अर्थात फूड और एनर्जी दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक है। क्या है? इंटरलिंक है। ठीक है ना? और यहां पर हम फर्टिलाइजर्स का भी तो यूज करते हैं। तो ये वाले एडिटोरियल में राइटर यही कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ रखा था। यहां पर आर्टिकल यही रहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली फूड सिक्योरिटी और एनर्जी, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। क्या है? ये दोनों आपस में सर इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है? इजली सर आपने समझा दिया कि एग्रीकल्चर में कई सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी की वजह से जो है एनर्जी की जरूरत एग्रीकल्चर में पड़ती है। तो कल को अगर एनर्जी क्राइसिस होता है तो उसका इफेक्ट सीधे सीधे फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों जब बढ़ती घटती हैं तो सीधे सीधे इन सब चीजों पर भी उसका असर हमको देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो अब होता क्या है और कैसे असर पड़ेगा? सर यहाँ पे क्लाइमेट लिखा हुआ है, तो क्लाइमेट क्यों लिखा हुआ? आप तो एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ तो क्लाइमेट दिया हुआ है। तो होता क्या है अब देखिएगा, क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं थोड़े समय पहले ही, हमने क्लाइमेट चेंज से संबंधित बात की थी। क्या बात की थी कि कैसे क्लाइमेट चेंज से डिजीज आदि ये सब चीजें जो रोग हैं वो बढ़ रहे हैं और उनका असर हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है और हम उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज से सूखा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कभी सूखा पड़ गया, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो कभी सूखा पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा और जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें भी कमी आती है। आती कि नहीं आती है? मिट्टी की उर्वरता में भी क्या आ गई? मान लो कमी आ गई। ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति भी आ गई। कभी अधिक बारिश हो गई तो बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। इन सब चीजों में क्या होगा? सूखा हुआ, बारिश की बात छोड़िए, पहले खाली सूखा को पकड़ते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी और इस पानी के मैनेजमेंट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूज पड़ेगी। और ये इलेक्ट्रिसिटी किससे आ रही है? ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या तो ज्यादातर इंडिया में तो कोयले से ही आ रही है। तो ये कोयला भी किसको अफेक्ट करेगा? जाकर के क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करेगा। और फिर सूखा आएगा तो ये चक्रीय प्रक्रम में चलता रहेगा। और चूंकि आपको सूखा पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो आप किस पे डिपेंड हो रहे हैं? एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड हो रहे हैं। समझ रहे? ये सब सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे हैं। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता। अब मिट्टी की उर्वरता में अगर कमी आएगी तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। ये फर्टिलाइजर को अगर आप बनाने का देखेंगे तो ज्यादातर नेचुरल गैस का इंपोर्ट की, नेचुरल गैस का यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए।
तो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं नेचुरल गैस पर निर्भरता बढ़ेगी। जब नेचुरल गैस पर निर्भरता बढ़ेगी अर्थात हमारी फिर से एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और एनर्जी तो हमको महंगी मिलेगी, कल को हम एनर्जी पे तो डिपेंडेंस बढ़ा ही रहे, लेकिन इसको निकालने के लिए जो असर पड़ेगा वो वापस किस पर पड़ेगा, क्लाइमेट पर पड़ेगा। समझ रहे हैं? ओवरऑल सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एनर्जी हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है सर? सॉल्यूशन बिल्कुल है हमारे पास। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पहले तो आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं रीन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करिए। जैसे आप खेतों में सोलर लगवाइए, सोलर पैनल लगवाइए, सोलर का यूज करिए। लेकिन सर सोलर लगाने के लिए किसान के पास इतना पैसा कहाँ होता है, तो भैया इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर नहीं लेगी तो ये आगे चल के सच में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट के बीच में सारी इंटरलिंकिंग राइटर ने लिखी है, और क्या किया जा सकता है, और हम फर्टिलाइजर्स पर जो अपनी डिपेंडेंसी है इनको कम करें, और ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं हम कैसी करें, जैविक खेती करें। ठीक है, आप जैविक खेती का एग्जांपल लिखिए। फॉसिल फ्यूल्स के लिए कम करने के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार की चीजें लिखने के बाद होगा क्या कि हमारे डिपेंडेंसेस जो हमारी डिपेंडेंस है वो भी कम करेगा, और एनर्जी इफिशिएंसी प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब एनर्जी का बढ़ाने का हम प्रयास कम करेंगे तो इससे क्या होगा, एनर्जी पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और हम क्लाइमेट को भी उतना ही कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाके हम जितना एनर्जी को बचाने की कोशिश करेंगे, क्लाइमेट पर भी इफेक्ट उतना ही ज्यादा कम पड़ेगा। कुल मिला के राइटर्स का कहने का मतलब यही था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल की तरफ। बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने फूड सिक्योरिटी को। अब हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी, उनके बारे में देख लेते हैं। ये है संजय मल्होत्रा जी। पुराने गवर्नर जी थे हमारे शक्तिकांत दास, और अब कौन बने हैं, अब बने हैं आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई की नियुक्ति कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 5 सदस्यीय एक पैनल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें ठीक है 5 सदस्यीय पैनल द्वारा हम लोग आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त करते हैं। कौन कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, करंट आरबीआई गवर्नर होता है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी होता है, दो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो 5 इसमें 5 सदस्य का पैनल नियुक्त करते हैं, जिसमें कौन होता है, एक नंबर पे हो गया कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया। ठीक है, उस समय के जो गवर्नर थे वो भी गवर्नर रहेंगे। ठीक है, और फाइनेंशियल सेक्रेटरी रहेंगे। इसके अलावा कौन रहेंगे, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर रहेंगे। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट गवर्नर ये सारा क्या करेंगे, एक नाम सजेस्ट करेंगे, और ये नाम सजेस्ट किसको करेंगे, कमेटी के पास जाएगा। जो कमेटी हेड कौन कर रहे होंगे, पीएम साहब कर रहे होंगे, और इस कमेटी का नाम क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। और इसको कौन हेड करेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स को इसको हेड करेंगे पीएम सर, और पीएम सर का जब अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति हो जाएगी। 5 सदस्यीय पैनल ने आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति की है, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा जी। केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की है, क्योंकि मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत जी का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। और कुछ आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरबीआई जो होता है वो बैंकों के बैंक रूप में काम करता है, जैसे हमने असलाफियात में पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। और कुछ बात कर लेते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर जो होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसके प्रमुख के रूप में काम करता है। और क्या करता है, अपॉइंटमेंट्स करता है लीडर की, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या करता है, एफआरबीएम एक्ट के तहत काम करता है। इसके अलावा जो गवर्नर की नियुक्ति की जाती है वो किस रूप में की जाती है, तो एक है आरबीआई एक्ट
1935 इसके तहत नियुक्ति की जाती है। और इसमें जो गवर्नर की योग्यता है उसके बारे में कोई स्पष्ट बातें नहीं की गई हैं कि आरबीआई के गवर्नर के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा ज्ञाता हो तभी आप गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं। हमारे ही भारत में कई बार ऐसे गवर्नर भी बने हैं जिनको इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं था, उसके बाद ही वो गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो ये थे आरबीआई के गवर्नर। शक्तिकांत दास जी के खत्म होने के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओपन एआई लॉन्च किया है, ओपन एआई ने लॉन्च किया है सोरा टर्बो को। सोरा टर्बो क्या है? तो सोरा टर्बो एक एआई है, ठीक है, जो इमेज से क्या करता है, इमेज नहीं, टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर है। एक्चुअली टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर है। क्या है ये? टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर है, ओपन एआई सोरा। ठीक है, एआई लॉन्च किया गया है। ठीक है, सोरा टर्बो लॉन्च किया, जो सोरा का एक नया, ये कह सकते हैं सोरा पहले भी था, ठीक है, जो कि टेक्स्ट टू वीडियो था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, लेकिन ये उसका अगला संस्करण है। ये लगभग 20 सेकंड में अपना काम कर देता है। 20 सेकंड में अगर आप टेक्स्ट लिख दीजिए, 20 सेकंड के बाद ये वीडियो को क्या करता है, वीडियो को कंप्लीट कर देता है और एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो को तैयार करता है। लगभग 180 पिक्सल्स में वीडियो को तैयार करता है। कौन? सोरा टर्बो। अच्छा, ये बनाया किसके द्वारा गया? ओपन एआई के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये जो था ये नॉन प्रॉफिटेबल एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, इसने दिल्ली बनाया था। ठीक है, जो ये क्या था, ये टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर था। क्या था? टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर था। और जिसकी बात आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, वो भी किसके द्वारा था? ओपन एआई के द्वारा बनाया हुआ था। ठीक, उसके बाद अगला सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आया है। ठीक है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है? तो एक्चुअली सियांग रिवर है, जिसको असम में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सियांग के आधार पर रखा गया है। और कैलाश से निकलते हैं, और कैलाश से निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इसका, तिब्बत में इसको टीसांगपो कहते हैं। यहाँ पर चाइना ने एक डैम बना रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा डैम है, जो लगभग 6000 मेगावाट एनर्जी का बनाया गया है। तो अब इसके काउंटर में भी हम क्या बना रहे हैं? सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि कल को हो सकता है कि हो नहीं सकता है, जैसे हम लोग सिंध को लेकर के पाकिस्तान पे बातें बोलते हैं ना, कि हम ये कर देंगे, डैम रोक देंगे, डैम बना देंगे, सारा पानी अचानक छोड़ देंगे, पाकिस्तान बह जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका थ्रेटन चाइना भी हमको इसी डैम के द्वारा दे देता है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पानी रोक देंगे, अचानक से हम छोड़ देंगे तो नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे हर डैम को बनाने में आती है कि वहां पर कई सारी समस्याएं हैं। ठीक है, ट्रांसफर करना पड़ेगा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, और डेलीगेट इकोसिस्टम की बातें आती हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्टर्ब होगा, इन सारी चीजों का विवाद आता है। इसको लेकर के वहां पर कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसको बनने को लेकर के, इसको सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर के। ठीक है, ये 12500 मेगावाट का होगा। ठीक है, लगभग उनका 6000 मेगावाट है, तो हम उससे दुगना बना रहे हैं। कहां पर बना रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में बना रहे हैं, सियांग रिवर पर बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? क्या है ये? सियांग अपर मल्टीपर्पज। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस टू डैम प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए वहां पर भेजी थी। सियांग ओरिजिन नियर माउंट कैलाश, इसके बारे में हम बता चुके हैं। द सियांग ओरिजिन नियर माउंट कैलाश, तिब्बत टीसांग को बता चुके हैं। और आपको एक्स्ट्रा ये भी बता दिया था कि कैसे 6000 मेगावाट की चाइना ने बनाई थी, तो उसको काउंटर के रूप में ही हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जिसमें पिछली बार पीएम मोदी को मिला था, इस बार गाडगिल जी को भी मिला है। ठीक है, गाडगिल जी कौन है? माधव गाडगिल जी। अक्सर आप सुनते होंगे गाडगिल रिपोर्ट। गाडगिल रिपोर्ट आप सुने हैं? 2011 के आसपास गाडगिल रिपोर्ट आई थी।
तो गाडगिल रिपोर्ट में क्या हुआ था, तो वेस्टर्न घाट में कई सारे चीजें, कई सारे कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्थात वहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है और वेस्टर्न घाट धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, वहां पर जो जंगल है उनकी संख्या में कमी हो रही है, उनको किस प्रकार से बचाया जाए, किस प्रकार से एनवायरनमेंट की रक्षा करते करते हमें क्या पश्चिम घाट को हम संरक्षित रह पाए, उसके लिए गाडगिल कमेटी आती है और ये अपनी गाडगिल रिपोर्ट देते हैं। इसके आधार पर ये कहते हैं आप वेस्टर्न घाट को 3 फेसेस में बांटिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि रेड, ब्लू और ब्लैक में बांटिए, ग्रीन में बांटिए, जिसमें ग्रीन वाला जो होगा वहां पर लोग आ जा सकते हैं, बाकी को आप प्रोहिबिशन करिए और फिर से वेस्टर्न घाट को बसाने का प्रयास करिए। तो इनका जैसा योगदान रहा एनवायरनमेंट के लिए, मैं तो कहूंगा थोड़ा समय लग गया इनको मिलने में, लेकिन अंततः इनको मिल जाता है यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ 2024। ठीक है, अनुभवी भारतीय परिस्थितिविद माधव गाडगिल को यूएन पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2024 का चैंपियन ऑफ अर्थ नामित किया गया। पर्यावरण संरक्षण में उनके कई सालों के योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इससे पहले चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, और किस लिए दिया गया था, लेकिन उनको नेतृत्व के रूप में दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में। अब की बार किसको दिया गया है? कई सारे सेक्टर में दिया जाता है, उसमें से एक एनवायरनमेंट का सेक्टर है जिसमें इनको मिला है, और जो लीडरशिप का था वो 2018 में किसको मिला था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। अब बात करते हैं, चूंकि इसको प्रदान कौन करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो हमें यूएनईपी के बारे में भी बात होनी चाहिए। अच्छा, यूएनईपी की ये स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और इसी वजह से 5 जून 1972 को हम क्या मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है, बिल्कुल है। कोऑर्डिनेशन यूएन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ताल ठोका करते हैं, चिल्लाया करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और साइंटिफिक असेसमेंट की बात करते हैं, और ये अवार्ड भी दिया करते हैं एनवायरमेंट और अदर में काम करने वाले व्यक्तियों को। ये याद रखिएगा। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? 5 जून 1972 को, और 5 जून को हम क्या मनाते हैं? एनवायरमेंट डे मनाते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ, लेकिन उसके पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, अगला ट्यूटोरियल है स्नेक बाइट केसेस आर नोटिफिएबल डिजीज। ये क्या होती है? देखिए अमन, आप क्या करते हैं कि आपको कोई रोग हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है, दवाई देने के बाद आप चले आते हैं। नॉर्मल तो यही होता है। नोटिफिएबल डिजीज क्या होती है? इसमें क्या होता है कि आपको बीमार होने के बाद आप डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, कुछ आंकड़े तैयार करेगा, उनको अपने पास रखेगा, फिर गवर्नमेंट को देगा। जैसे कई सारे रोग होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, ये ऐसे कई इंपॉर्टेंट रोग हैं जो नोटिफिएबल डिजीज में आते हैं। इनके रिकॉर्ड गवर्नमेंट अपने पास, डॉक्टर अपने पास रहता है और फिर गवर्नमेंट को देता है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इसके बारे में बताना होता है, जिससे उनसे होने वाली मौतों के बारे में गवर्नमेंट सजग हो जाए कि कितनी मौतें हो रही हैं। अगर बहुत ज्यादा हो रही होंगी तो फिर गवर्नमेंट उन पे आगे क्या काम करेगी, उनको कैसे रोका जा सकता है, और जनहित में क्या क्या चीजें और की जा सकती हैं, उस डिजीज से संबंधित क्या डिजीज ऐसी हो चुकी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। ये सारी चीजें कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, जिसके बेस पर वो आगे अपनी प्लानिंग करती है। तो ये नोटिफिएबल डिजीज में सांपों के काटने, स्नेक बाइट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और शामिल करना भी चाहिए, क्योंकि कई सारी मौतें ऐसी होती हैं जो सांप काटने से हो जाती हैं और उन पर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो उसको भी इन्होंने नोटिफिएबल डिजीज में शामिल कर दिया है। पढ़ लेते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में स्नेक बाइट के मामलों और मौतों को क्या कर दिया? नोटिफिएबल डिजीज के रूप में वर्गीकृत करने का अनुरोध किया। अच्छा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, लेकिन इसमें ज्यादा जिम्मेदारी पता किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। राज्य सरकारें बीमारियों को सूचित करने और रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। क्षेत्रीय स्वास्थ्य चिंताओं के आधार पर राज्यों में जितनी बीमारी हैं उनकी सूची अलग अलग तैयार की जाती है। बीमारियों को सूचित अर्थात नोटिफाई करने से अधिकारी प्रकोपों की जितनी चीजें हैं मैं बता चुका हूँ। अब इसमें कौन कौन सी हैं? जैसे टीबी हो गया, HIV हो गया, कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये ऑलरेडी नोटिफिएबल डिजीज हैं। इसके साथ में किसको शामिल कर दिया गया है? तो स्नेक बाइट को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले तरफ।
अगली जो न्यूज है वो है वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी का। इस तरीके से एक बैटरी तैयार की गई है और यह बैटरी किसके द्वारा तैयार की गई है, तो कार्बन का ही कार्बन के कई आइसोटोप हैं जिसमें कार्बन 12 आते हैं, कार्बन 14 आता है कि नहीं आता है। तो इसी कार्बन 14 आइसोटोप का यूज करके हमने बैटरी बनाई है। और पता है कार्बन 14 की जो एवरेज एज होती है वो लगभग 100 ईयर्स होती है। यानी अगर ये अपनी लाइफ का आधा भी, यानी अगर ये 3500 साल चल जाएगी तब ये इसकी आधी बैटरी खत्म होगी। फोनों जरूर लग जाए, अब से सही फोन के लिए कुछ ऐसा हो जाए फोन में लग जाए, फोन में बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है। ठीक है, तो ये तैयार की है पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी। अच्छा होता क्या है इसमें, तो पहली तो आपकी ये होगी, उसके अलावा इससे क्या होगा, इसको एक डायमंड में इसको रखा गया है और फिर इसकी एनर्जी को अभी रीडिंग किया जा रहा है, जिससे हम क्या करेंगे, इसका ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसका, वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी का। ठीक है, और ये शॉर्ट रेंज रेडिएशन भी एमिट करती है। शॉर्ट रेंज रेडिएशन एमिट करने से क्या होगा कि किसी भी सॉलिड मटेरियल में इजिली इंसर्ट करके हम इस बैटरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये तैयार किसने किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने। ठीक है, किसको, कार्बन 14 को तैयार किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली कार्बन 14 बैटरी डायमंड बैटरी विकसित की है जो हजारों साल तक चलती रहेगी। ये कार्बन 14 के रेडियोधर्मी क्षय उपयोग के आधार पर संशोधित होती है। ठीक है, कार्बन 14 आइसोटोप का इसमें यूज किया गया। ठीक है, और ये सौर पैनलों की तरह काम करती है, लेकिन ये कह सकते हैं वहां पर हम क्या करते हैं कि फोटॉन्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेगी, ये इनके आपस में जो पार्टिकल्स में जो मूवमेंट होती है उनके बेस पर ये एनर्जी का यूज करेगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गूगल्स विलो चिप। गूगल्स ने विलो चिप डिस्कवर की है। ये विलो चिप क्या है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कठिन जो कंप्यूटिंग होती है, बहुत ज्यादा जो कठिन कंप्यूटिंग होती है, जिनको सुपर कंप्यूटर को भी करने के लिए सेप्टिलियन ईयर्स लगते हैं। सेप्टिलियन ईयर मतलब 10 टू द पावर 25 ईयर लगते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करते में 10 टू द पावर 25 ईयर लग जाता है सुपर कंप्यूटर को, उस समस्या को ये विलो चिप 5 मिनट में सॉल्व कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होगी कि स्पीड बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा और आगे चल के हम बड़े बड़े कंप्यूटिंग, बड़ी बड़ी चीजें भी इस विलो चिप की सहायता से कर पाएंगी। तो होता क्या है आपको पता है, जो रेगुलर चिप्स काम करती हैं वो बिट्स एंड बाइट्स पे काम करती हैं। बिट्स एंड बाइट्स का मतलब क्या हो गया, 0 और 1 पे काम करती है। ठीक है, 0 या 1 पे काम करती हैं। कैलकुलेट करने के लिए आप करते होंगे, है ना, ऐसे 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 करके 0 1 0 1 1 ऐसे करके कंप्यूटर में पढ़े होंगे। तो वो नॉर्मली 0 और 1 बाइट्स में 0 और 1 का यूज करती हैं, लेकिन जो क्वांटम चिप्स होती हैं वो 0 1 और दोनों का भी, 0 और 1 दोनों का भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए इनकी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, अब इसको निर्माण किसने किया वो याद रखिएगा, गूगल्स फैसिलिटी इन सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया यूएसए ने। ठीक है, इसको गूगल विलो चिप को, इससे कंप्यूटिंग आसान हो जाएगी। कंप्यूटर जो नॉर्मल बढ़िया सुपर कंप्यूटर होते हैं उनको जिस कंप्यूटिंग को करने में लगभग सेप्टिलियन ईयर लगते हैं, अर्थात 10 टू द पावर 25 ईयर लगता है, उसको ये 5 मिनट में कर डालती है। क्या, कौन, गूगल्स विलो चिप। वर्जन रडार सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी पावर हमको मिली है। इस पे तो बहुत एक्चुअली आईआर का विषय होना चाहिए। अब देखिए इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8000 किलोमीटर, और ये स्टैब्लिश कहां पर किया जा रहा है, बैंगलोर में किया जा रहा है। अब बैंगलोर से 8000 किलोमीटर का अगर आप एरिया देखेंगे तो 8000 किलोमीटर की जद में ईरान भी आ जा रहा है, 8000 किलोमीटर की जद में चाइना भी आ जा रहा है। ठीक है, चाइना, ईरान और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान को तो पूरा लपेट लिया, वैसे ही ऊपर से इंडोनेशिया, मालदीव सबको लपेट लिया। लपेटने के क्यों लपेटा है, इनको लपेट करके ये जो है वर्जन रडार सिस्टम है, यहां से अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या कुछ भी छोड़ी जाती है तो ये रडार सिस्टम उसको डिटेक्ट कर देगा और फेल भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, और ये भी नहीं कि केवल सिंगल डायरेक्शन,
मल्टी डायरेक्शन से भी अगर कोई भी मिसाइल आती है तो उसका हम यूज करेंगे, और यूज करके उसको हम कह सकते हैं उस बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करेगी, और ट्रैक करने के बाद उसको निष्क्रिय भी करेगी। डिटेक्ट एंड ट्रैकिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट भी करेगी और ट्रैक भी करने में कैपेबल है, और लगभग 8000 किलोमीटर तक। और इसको हमने रशिया के साथ मिलकर के डेवलप किया। और मजे की बात, सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी रशिया संभवतः ट्रांसफर करेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं उसमें 60% इक्विपमेंट्स कहां मैन्युफैक्चर होंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। क्या ये मेक इन इंडिया जो है इस इनिशिएटिव को मजबूत नहीं करता है? मेंस के लिए क्वेश्चन तैयार रखिएगा मेक इन इंडिया से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस बीच में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस बार मेक इन इंडिया पे इतना एडिटोरियल चीजें निकल रही हैं। ये रडार सिस्टम हो गया, आईएनएस सुशील हो गया, ठीक है, सबमरीन SSBF-4 में जिस प्रकार की चीजें यूज हुई हैं, तो क्वेश्चन बनता है, मुझे लगता है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बैंगलोर में रख करके, और हमारे पास बैंगलोर में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना, और बैंगलोर में रखने का एक सुविधा और है कि हम दूर दूर तक सारी चीजों को एक जगह में ले दिए हैं। अब उधर से कह सकते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस हो गए, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो उसको डिटेक्ट करके खत्म करने की क्षमता हमारे अंदर आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद अष्टलक्ष्मी 2024 फेस्टिवल मनाया गया है। कहां पर मनाया गया है? दिल्ली में मनाया गया है, महामंडपम में, ठीक है, वहां पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया गया। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्या है? तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनके जो कल्चर कह सकते हैं, जो उनके कल्चरल नॉलेज होती है, जो चीजें होती हैं, प्रॉस्पेरिटी होती है, एग्रीकल्चर होती है, फेस्टिवल होती हैं, इन सब चीजों को वहां पर दिखाया जाता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव में। और अष्टलक्ष्मी महोत्सव वो मनाया गया था कहां पर? दिल्ली में, ठीक है। तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव में, तो अभी दिया नहीं है। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है। दीज स्टेट्स आर कलेक्टेड अष्टलक्ष्मी रिप्रेजेंटिंग द 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लक्ष्मी जी की जो 8 प्रकार की प्रॉस्पेरिटी हैं उनको ये क्या करती है? डिनोट्स करती है। क्या डिनोट्स करती है? अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा भारत मंडपम जो बना है वहां पर इसको बनाया गया, टेक्सटाइल सेक्टर, इसके बारे में बात की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसका शुभांकर पूछ सकते हैं, तो इसका शुभांकर क्या है? पूर्वी, एक लड़की है पूर्वी, उसको इसका शुभांकर बनाया गया। किसका? अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल का, ठीक है। अब सेंसस और सरचार्जेस 2 पढ़ने के हुआ ये है कि जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पगड़िया जी, उन्होंने उपकरणों और अधिभारों को लेकर के केंद्र सरकार पे क्वेश्चन उठा रहा है कि एक्चुअली सेंसस और सरचार्जेस का मिसयूज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि होता क्या है कि ये दोनों चीजें कंसोलिडेट फंड में जाती हैं, ठीक है, कंसोलिडेट फंड में जाती हैं। तो सेस क्या होता है पहले तो ये समझिए, फिर बताते हैं बात के लिए। सेस और सरचार्ज क्या होते हैं? तो सेस और सरचार्ज दोनों एक जगह पर मिल जाते हैं कि ये टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, अर्थात टैक्स के ऊपर भी टैक्स होते हैं। सेस क्या होते हैं? तो सेस कुछ विशेष चीजों के लिए तैयार किया जाता है। सेस क्या होता है? कुछ विषय, जैसे कि आपने सुना होगा एजुकेशन सेस, ठीक है, स्वच्छ भारत टैक्स, ठीक है, क्या होता है? एजुकेशनल सेस हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, ठीक है, ये सारे सेस होते हैं। तो ये जो होता है इसमें जो कह सकते हैं सेस से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो कुछ विशेष मदों को प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1.25% एजुकेशनल सेस लगा है, तो उससे जितना पैसा इकट्ठा होगा वो एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया जाएगा। और टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है कि ये जो बड़े आदमी होते हैं, ठीक है, जिनकी इनकम एक रेंज के ऊपर होती है, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्स का रूप है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे आपका क्या करते हैं कि टैक्स को भी इंक्रीज करना चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स का ही एक रूप है जिसमें एक लिमिट से ज्यादा की अगर आपकी इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी जो होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। और ये दोनों कहां पर जाते हैं? कंसोलिडेट फंड में जाते हैं। लेकिन
यहां पर विवाद यही उत्पन्न हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनका यूज जिस रूप में होना चाहिए इनके रूप में नहीं करती है, बल्कि अपना जो उसका फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, उसको कम करने में इसका यूज कर रही है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, हाइपरलूप के बारे में बातें की गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले पानी पी लें फिर बात करते हैं। हाइपरलूप क्या है? तो पहला हाइपरलूप टेस्ट किया गया है कहां से? मुंबई से ठाणे के बीच में। अच्छा, पहली ट्रेन कहां चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। कब चली थी सर जी? 18 कब चली थी बताइए? 1853 में। अब पहली विश्व में पहली वाली जब बात आएगी तब इसी को पलट दीजिएगा 1835 में। अब इस बार जो हम हाइपरलूप ला रहे हैं वो भी कब कहाँ ला रहे हैं? मुंबई से ठाणे के बीच में। और भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी, 1853 में कहां पर चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किया है। अब बात आती है कि ये हाइपरलूप क्या होता है। पहले इसके बेनिफिट बता देता हूं कि इस हाइपरलूप का यूज करके जो मुंबई से ठाणे के बीच में 3.5 से 3.5 घंटे का जो ट्रेवल था वो 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कह सकते हैं हवाई जहाज से भी तेज चलने वाली ये हाइपरलूप होगी, जो लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी स्पीड होगी, ऑन एन एवरेज 360 किलोमीटर। और प्लेन की स्पीड जहां तक मुझे लग रहा है 600-650 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, और इसकी लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास होगी इस हाइपरलूप की। अब ये बिल्ड कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख रहे कि एक पाइप ऐसी बनी हुई है ना, ये देखिए, इसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ये पाइप ऐसी बनी हुई है, पाइप ऐसी बनी हुई है। तो आप जानते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है चुंबक में, एक होता है नॉर्थ पोल, ऐसे बना देता हूं, साउथ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक, अब देखिए होता क्या है चुंबक में, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में आएंगे तो वो एक दूसरे को चिपकाने का प्रयास करेंगे, और जब नॉर्थ नॉर्थ पोल आएंगे तो वो एक दूसरे को कह सकते हैं कि दूर करने का प्रयास करते कि नहीं करते हैं। तो यही टेक्निक का यूज किया जाता है हाइपरलूप में। अच्छा, आपको चलने में रोकता क्या है? तो रेजिस्टेंस काम करता है, फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, हवा चलती है जिससे आपको चलाना मुश्किल हो जाता है ना। गाड़ी को धक्का देने में मेहनत क्यों लगती है? पहले तो बात है कि उसका जो है वेट होता है। वेट के अलावा सबसे बड़ी चीज होती है कि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा पृथ्वी पर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। जितना बड़ा एरिया होगा, जैसे टेबल है, मेज है, कभी गाड़ी के ऊपर लेकर के बैठे हैं, टेबल को ले जाकर के बैठे हैं, तो टेबल को जब आप खड़ी रखते हैं तो खड़ी लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है, और जबकि जब ऐसे करके पैदल ऐसे करके पकड़ के जाते हैं तो टेबल आसानी से चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया होता है, हवा चलती है तो हवा उस पर फोर्स अप्लाई करती है, जिस वजह से ऐसे ले जाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही चीज होती है कि हर एक चीज में फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। ठीक है, कई तरीके की फोर्स काम कर सकती है। इसके अलावा विंड वगैरह चलती है जो रेजिस्टेंस अप्लाई करती है, और उस चीज को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है ना। इसी वजह से स्पीड उतनी ज्यादा नहीं क्रिएट हो पाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो हम इस लूप के अंदर, जो लूप बना है, हाइपर लूप इसको बोल रहे हैं, इसमें जो लूप है, ये जो नाली ऐसा बनाया गया है, इसमें पहले वैक्यूम क्रिएट करते हैं। एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दिया हमने, क्या क्रिएट कर दिया? वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम क्रिएट किया, लेकिन लगभग 8 से 10% तक एयर हम रखेंगे। इस एयर का यूज करेंगे इस ट्रेन को रोकने के लिए। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे इस ट्रेन को रोकने के लिए। वैक्यूम क्रिएट किया। इसके बाद जैसे नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि दूर करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर भी जो ये होगा, इस पर भी हम लोग मैग्नेट फोर्स के द्वारा नॉर्थ पोल, और यहां पर भी नॉर्थ पोल, यहां पर भी नॉर्थ पोल, और इसके नीचे भी नॉर्थ पोल, जिससे होगा क्या
कि ये जो होगा फ्लोट करेगी, नीचे भी नॉर्थ पोल बना दिया, ऊपर भी नॉर्थ पोल, और इसके चारों तरफ नॉर्थ पोल जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और ये जो होगी थोड़ी सी जमीन से उठी हुई प्रतीत होगी, और ये इस वैक्यूम के अंदर तैरती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन हटा दिया, फ्रिक्शन फोर्स का जो रेजिस्टेंस वो हटा दिया, एयर प्रेशर भी आपने निकाल दिया, वो भी रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया, तो आपको नहीं लगता कि इसको धक्का भी देंगे तो ये आगे बढ़ने लगेगी। जब सारा रेजिस्टेंस आपने हटा दिया, तब इसके बाद आप किस चीज का यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इसके मोटर का। किसका यूज करेंगे, इसके मोटर का। फिर इसका मोटर घूमेगा, और फिर घूमने के बाद ये दौड़ेगी। अच्छा सर, सारा एयर निकाल दिया है, फिर ये अंदर कैसे काम, जो लोग बैठेंगे उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी, तो जो अंदर बैठे होंगे, तो जैसे प्लेन में यूज होता है, किस चीज का यूज होता है, प्लेन में यूज होते हैं कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर आदि का यूज होता है, वैसी व्यवस्था इसके अंदर रहेगी। और बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं बैठेंगे, मुश्किल से कुछ ही लोग बैठेंगे, और अपनी यात्रा को इतनी जल्दी ये पूरी कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या है, जैसे कि हम हाइपरलूप जब बनाएंगे तो इसके नीचे कह सकते हैं कि ऐसे करके बनेगी, है ना, तो इसके ऊपर जो हाइपरलूप के ऊपर हम सोलर पैनल को अगर लगा देते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हम पर्यावरण में भी योगदान कर सकते हैं, डिकार्बनाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारी टाइम बचेगी। ठीक है, लेकिन कई समस्याएं भी हैं, इसको आप मोड़ तो सकते नहीं है, सीधी बन रही है, तो सामने कोई भी घर आए, चाहे कोई भी जंगल आए, काट करके आपको बनाना पड़ेगा, पहली चीज। सेकंड चीज, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। तो क्या इंडिया जैसी कंट्रीज इसके लिए तैयार है? ये वर्थ तो नहीं है इंडिया के लिए इतना कंट्रीब्यूट करना, है ना, ये सोचने वाली बात होगी इंडिया के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है हाइपरलूप की, इस पर हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों की। 3 न्यूज हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, कौन हुए हैं, बायरू। ठीक है, और ये जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके बहुत करीबी माने जा रहे हैं, चाहे कितने करीबी माने जा रहे हैं। 4 बार प्रधानमंत्री यहाँ बदल गए फ्रांस के, हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी है, फ्रांस बायरू को। ये लगभग 73 साल के होंगे और ये नए पीएम होंगे। ये कह सकते हैं मिडिल क्लास नेता के तौर पे इनको जाना जाता है। वो इस साल देश के प्रधानमंत्री बनने वाले 4थे नेता होंगे। एक साल में 4 प्रधानमंत्रियों को देख चुका है फ्रांस। कह रहा हूं ना, दुनिया में आग लगी हुई है। नहीं भरोसा होता है तो एक बार उठा के देख लीजिएगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही फ्रांस की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दक्षिण मंत्री प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को पद से हटा दिया गया, और अब कौन बन गया, फ्रांसवा बायरू। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट न्यूज होती है फ्रांस, भारत और श्रीलंका के बीच में। ये संबंध क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि कुमार साहब आ रहे हैं। ठीक है, कौन आ रहा है हमारे यहाँ, ये जो श्रीलंका के जो हैं प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा, ठीक है, कौन आ रहा है, अनुरा कुमार, वो आ रहे हैं भारत की विजिट पे। तो वो भारत की विजिट पे आ रहे हैं, तो भारत के लिए भारत और श्रीलंका के बीच के संबंधों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में ऐतिहासिक संबंध क्या है, तो हमारे बीच में भाई सीधी सी बात है कि हमारे बीच में कई सारे सांस्कृतिक और धार्मिक हैं। ठीक है, वहां पर बौद्धिस्ट बहुत ज्यादा हैं, और भारत ने क्या किया है, बौद्धों को पोषित किया है। इस तरीके से यहाँ पर क्या भारत और श्रीलंका के बीच में प्राचीन संबंध है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जब श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्राइसिस में आई थी, तो $4 बिलियन का हमने क्या किया था, सहायता प्रदान करने। सबसे पहले सहायता भारत ने प्रदान की थी अमेरिका को। इसके अलावा हमारा कई सारा ट्रेड होता है। ठीक है, कई सारा ट्रेड होता है श्रीलंका के साथ। $4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का क्या सकते हैं हम सपोर्ट प्रदान किया था श्रीलंका को, वो भी सबसे पहले। उसके अलावा हम इतने नजदीक हैं कि जाहिर सी बात है कि सहायता उनको जल्दी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक, सार्क जैसे इंस्टीट्यूशंस में हम दोनों साथ में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए श्रीलंका और श्रीलंका के लिए भारत, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरत है। तो जो लिखा है उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन, अच्छा इसमें कई समस्याएं भी हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका विवाद है, जैसे फिशरीज सेक्टर को लेकर के कई बार विवाद आता रहता है।
कई बार हमारे मछुआरे जाते हैं, श्रीलंका की गवर्नमेंट उनको पकड़ करके बंद कर देती है, फिर बाद में बातें होती हैं, फिर उनको छोड़ती है। ये भी कहा जाता है श्रीलंका के कई सारे जो मछुआरे हैं वो अभी भी इंडिया के कई सारे मछुआरे अभी भी श्रीलंका में बंद हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं भी हैं। इसके अलावा कल्चर द्वीप के लेकर के विवाद है। इंदिरा गांधी जी ने इसको कह सकते हैं गिफ्ट में दे दिया था श्रीलंका को। मतलब कुछ भी, आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कच्चा द्वीप को आपने दे दिया, अब श्रीलंका देने को तैयार नहीं हो रहा है। अब कच्चा द्वीप पे होता यह है कि भारत के कई सारे मछुआरे जाकर के वहां पे अपना जाल वाल सुखाते हैं और फिर वहां से आती है कोस्ट गार्ड और उन लोगों को उठा करके लेकर जाकर के श्रीलंका में बंद कर देती है। तो इस पे भी बात होगी कच्चा द्वीप पे कि आखिर किस तरीके से बात हो। और सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका में जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं चाइना जो है इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। भाई नेपाल में हो चुका है, ठीक है, बांग्लादेश में पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस बना रहा है, उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका में भी। श्रीलंका में तो खैर उसने ऋण दे दे करके उसकी ऐसी तैसी कर डाली है। अब उन ऋण को चुकाने के लिए बेचारे को ऋण लेना पड़ रहा है, पूरी क्राइसिस जा चुकी है। पाकिस्तान को उसने अलग अपना कह सकते हैं कि एक क्या पपेट के रूप में है, पाकिस्तान को यूज करता रहता है वो। तो इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। तो इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए श्रीलंका से शुरुआत भारत कर सका है और मालदीव के साथ जैसे संबंध है भारत के वो हम लोग को पता ही हुआ है। हालांकि अब संबंध सुधर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इंडियन पॉलिटिशियन कहा जाता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अब संबंध सुधर रहे हैं। तो भारत के लिए श्रीलंका इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे कुछ कंसर्न्स भी हैं लेकिन हमारा कुछ इतिहास भी रहा है। हम श्रीलंका के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो भारत और श्रीलंका दोनों के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा देखने वाला होगा ये अरुणा कुमारा जी जो आ रहे हैं कि आखिरकार इससे क्या आउटकम निकलता है इंडिया के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें मैं डिस्कस कर दिया हूं। हाँ, इसके अलावा भारत का जो यूपीआई सर्विस है इसको भी अपनाया है श्रीलंका ने। इसके अलावा जो ट्रेड हो रहा है वो भारत रुपयों में होगा, इसको भी श्रीलंका ने अपना लिया है। तो श्रीलंका भारत दोनों के बीच में संबंध सुधर रहे हैं लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस ज्यादा होने की वजह से चीजें सोचना पड़ जाता है। बांग्लादेश वाले विक्रम मिस्त्री जी जाते हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में तो बड़ा बढ़िया विवाद है। सुनिए, सबसे पहले क्या होता है कि मैडम जी जाती हैं, ये तो सबको ही पता होगा, मैडम जी को निकाल करके फेंक दिया जाता है वहां से कुछ रिबल्स ग्रुप के द्वारा। सारा एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। शेख हसीना मैडम, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो वैसे आप समझ गए होंगे। शेख हसीना मैडम चली जाती हैं। शेख हसीना मैडम जाकर के इंडिया में रुक जाती हैं। अब वहां पर सो कॉल्ड पीस का नोबेल प्राइज पाने वाले मोहम्मद यूसुफ सरकार को बिठा दिया जाता है। अब तो इस पर बात बहुत लेट तक करते हैं, ठीक है, हाँ बहुत लेट तक करेंगे। अब 12 गया, किसके लिए बात करेंगे तो मोहम्मद यूनुस साहब को बना देते हैं ये। तो जब मोहम्मद यूनुस साहब बन जाते हैं तो मोहम्मद यूनुस साहब नोबेल प्राइज पाते हैं पीस का, है ना। वहां पर क्या करते हैं, अब इनको बिग बॉस बना दिया जाता है। कहाँ का? बांग्लादेश सरकार का, ठीक है। अब जो कुछ है वो कौन है? मोहम्मद यूनुस है, ठीक, जो वो कहेंगे वही होगा, ठीक। अब उसके बाद वहां पर जो होता है माइनॉरिटी, कतई नहीं कहूंगा मैं माइनॉरिटी, हिंदुओं के ऊपर जूता चप्पल चलाया गया है, मंदिर तोड़े गए हैं। भाई माइनॉरिटी आप क्यों बोल रहे हैं? कितने माइनॉरिटी हैं? कितने क्रिश्चियन रहते हैं वहां पर? कितने बौद्धिस्ट रहते हैं? कितने जैन धर्म वाले रहते हैं? अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो 80-20 का रेशियो भी नहीं आएगा, 90-10 का रेशियो आएगा जाकर के। और फिर भी यहाँ पर क्या है, मुंह पर सिल ले लिया है। मतलब आप अपनी वोट की राजनीति बनाने के लिए माइनॉरिटी से नहीं, सीधे कहिए ना, कहिए कि जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो हुआ है। कहने से क्यों डरते हैं भाई? सीधे सीधे हिंदुओं को निकाल के वहां पर रेप जैसी वाक्याएं हो रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं चीजें, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इतना विवाद हो रहा है बांग्लादेश में। उसके बाद भी आप लोग शांत बैठे, आप माइनॉरिटी चिल्ला रहे हैं। सो सेकुलर का जो चोला आपने पहन के रखा है वो एक लिमिट तक पहन के रखिए ना। अगर हो रही चीजें तो सेकुलर का चोला निकाल के फेंकिए, जो हो रहा है उसको साफ साफ बताइए, सीधी सी बात है। तो जो बांग्लादेश में हुआ है, उस बांग्लादेश में इतना ज्यादा वायलेंस हुआ। अब वायलेंस होने के बाद सब कह रहे हैं कि हाँ भैया वायलेंस हुआ है, ठीक है, लेकिन यही मोहम्मद यूनुस सो कॉल्ड पीस का जो प्राप्त किए हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है।
दुनिया कह रही वायलेंस हो रहा है, रिपोर्ट्स कह रही वायलेंस हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं वायलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब मिस्री साहब वहां पहुंचते हैं, खैर ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है कि मिस्री साहब ये एग्री करने के लिए तैयार हो जाते हैं मोहम्मद यूनुस को कि हाँ हुआ है। इसके एवज में मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि मैंने 70 लोगों को पकड़ लिया। नॉट इनफ सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंडिया को ये जितने रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेश के जितने लोग हैं ना, इनको निकाल निकाल करके वापस भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर लोग आते हैं कि ये कम्युनल वाली बातें हैं, जो उनको वापस क्यों भेजना चाहिए। अरे भैया, आप अगर सरकार में हैं और सच में सरकार देश के बारे में सोचती है, तो सबसे पहले जितने बांग्लादेशी हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको निकाल करके आप बाहर करिए। ये सिक्योरिटी का थ्रेट है इंडिया के लिए। कल को वही लोग, सिक्योरिटी का थ्रेट इंडिया के लिए नहीं हो जाएगा, उन लोगों को बरगला करके, और जो कुछ कार्य अगर भारत में किए जाते हैं, कौन गारंटी दे सकता है कि ये लोग नहीं होंगे। तो सोचने वाली बात है कि जो हम घर के बाहर मेला देखने जाते हैं या किसी भी तरीके से जाते हैं, तो 3-3 ताले लगा करके जाते हैं कि घर के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और यहां पर देश के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वीजा लेकर के आए हैं आप उनको करिए ना, जो विदाउट वीजा है, जो घुसपैठिए हैं, इनको आप वापस करिए ना, बांग्लादेश को गिफ्ट के रूप में वापस करिए इनको, है ना। हमको जो जैसा रेपुटेशन आप करेंगे वैसा आपको देखने को मिलेगा, ये चीजें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए और ये एक मिसाल कायम करनी चाहिए। तब देखते हैं कि कितने ज्यादा मोहम्मद यूनुस शांति के दूत बनते हैं। अब वहां पर आती है कि हमारी बायलेटरल क्या करते हैं कि बायलेटरल चीजें भी बिगड़ जाएंगी। अरे बिगड़ रही है तो वहां पर वो जो कर रहे हैं उनसे नहीं बिगड़ रही है, उनसे तो अच्छा है कि म्यांमार ने वहां पर अपनी सेना खड़ी कर दी है बंदूक लेकर, कहा कोई भी बांग्लादेशी उठा गोली मार दो तुरंत, बिल्कुल समय न लगे। हालांकि इंडिया ने भी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजबूत किया है, ठीक है, वहां पर भी अभी अभी काफी ज्यादा बॉर्डर को मजबूत कर दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश को 3 तरफ से इंडिया घेर रहा है। इंडिया बॉर्डर की, अगर इंडिया के बॉर्डर की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा बॉर्डर इंडिया का लगता है और 3 तरफ से बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होता है। तो इंडिया को एक बहुत ज्यादा टेरिटरी को अपने को संभाल के रखना है। ऊपर से पाकिस्तान और चाइना जैसे हैं, तो इंडिया के लिए काफी टफ सिचुएशन बनती जा रही है। लेकिन म्यांमार ने बहुत अच्छा किया है, म्यांमार ने बंदूक लेकर के खड़े कर देगा, जो भी है तुरंत गोली मारो। अच्छा, उस पर भी ये बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं कि इसमें इंडिया की साजिश है। इंडिया के कहने पर इंडिया म्यांमार की भैया बनती है, तो उनके कहने पर उन्होंने सेना खड़ी कर दी। अगर इतनी कहने में बनती तो फिर म्यांमार सेना लेके घुस हो जाती। 1971 में जो हुआ है वो फिर से होता 16 तारीख को, है ना। तो बहुत बड़ी बातें हैं, एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाला है बांग्लादेश पे। इसके अलावा जो प्रमुख मुद्दा हुआ सीरिया पे, वो मैंने बना दिया, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, वो भी आईआर से रिलेटेड है, ठीक है। सीरिया में क्या क्या चीजें हुई हैं, पूरा 40 मिनट का वीडियो है, उसमें जो जो चीजें सीरिया में हुई हैं उनको लेकर के डिस्कस किया, विधिवत डिस्कस किया। उसी तरीके का एक वीडियो बांग्लादेश पर लेकर भी आ जाएंगे। और तो ये मिस्री साहब जाते हैं और वहां पर जाके बांग्लादेश में पहुंचते हैं, और शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद सीनियर भारतीय अधिकारी का ये उनका पहला दौरा है, और इनका पहला दौरा हिंदुओं पर बढ़ते हुए हमलों के मद्देनजर किया गया है, ठीक है। ये बैठे हुए हैं मोहम्मद यूनुस और ये बैठे हुए मिस्री जी। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट था, 1.5 घंटे के ऊपर क्लास मुझे लग रहा हो ही गई होगी। और आज हमने इतनी चीजें डिस्कस की हैं, उनको एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने देखा, डिस्कस की हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने देखा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, कहां पर, नागालैंड में। हॉर्नबिल चिड़िया के बारे में हमने देखा कि क्या क्या चीजें थी। इसके अलावा विवाद क्या हुआ, वहां पर जो लॉ था लिकर को लेकर के, उस पर विवाद हुआ था। म्यूल हंटर एआई की बात की, म्यूल अकाउंट क्या होता है उसको समझाया था आपको। आईएनएस सुशील पे हमने बात की थी, ठीक है, कैसे राजनाथ सिंह जाते हैं वहां पर बात होती है। मुल्ला पेरियार डैम पर बात हुई थी, ठीक है, जो कि पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसको बना केरला में, संचालित तमिलनाडु करता है। और दोनों के बीच में क्या विवाद है उसको देखा था। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जम्मू कश्मीर में जो वहां पर रीजन प्लेसेस हैं उसमें इनका यूज किया जाएगा। इसके अलावा उधमपुर कलारी चीज, जिसको 2023 में जीआई टैग मिला था, इसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। एंटी ड्रोन यूनिट स्टार्ट होती है। इसके अलावा डिजीज एक्स की बातें की गई हैं, ठीक है, डिजीज एक्स क्यों आया, म्यूटेशन, वायरस, कल्चरल चेंज, क्लाइमेट चेंज, इस पे बात की, ठीक है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट पे काफी देर तक बात हुई थी कि कैसे फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट और एनर्जी तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किन्हीं भी एक चीज तो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी पर अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा, अन्यथा ये फूड सिक्योरिटी पर असर डालेगी। आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में बात की थी, ठीक है।
और ओपन एआई ने अपना सोलो टर्बो जो उनका पुराना सोलो था उसका एक नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया है जो कि टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट है। ठीक है, सियांग अपर मल्टीपर्पज चाइना के एवज में हम यहाँ पर बना रहे हैं। विवाद क्या है कि वही जो नॉर्मल विवाद आते हैं कि जंगल आदि हैबिटेट नुकसान होगा, इन सब चीजों पर विवाद हो रहा है। इसके अलावा यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ माधव गाडगिल जी को दिया गया। गाडगिल कमेटी 2011 में आई थी और वेस्टर्न घाट से संबंधित उन्होंने बात की थी। किसने प्रोवाइड किया? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने प्रोवाइड किया है। और स्नेक बाइट को नोटिफिकेबल डिजीज घोषित किया है और नोटिफिकेबल डिजीज क्या होती है उसके बारे में बात किया था। और डायमंड में कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई गई है। ठीक है, जिसकी लगभग ईयर कितना है 5700 ईयर है। ठीक है, और इसका यूज करके बहुत सारी चीजें की जाती हैं। और वर्जन रडार सिस्टम है, इस पे हमने बात की थी। 8000 किलोमीटर का क्षेत्र है, ईरान वगैरह सबको अपनी जद में ले लिया। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आएगी हम उसको टैकल कर सकते हैं। और अष्टलक्ष्मी 2024 फेस्टिवल कहां पर होता है? दिल्ली में होता है, मंडपम में। ठीक है, सेंसस और सरचार्ज को लेकर के बात की थी। हाइपरलूप के बारे में बात की थी। और फ्रांस के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए फ्रांसवा बारू, इनके बारे में बात की थी। भारत और श्रीलंका जो कुमारा जी आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हमने भारत और श्रीलंका के बीच में क्या संबंध है उन पर थोड़ा सा डिस्कस किया था। और बांग्लादेश वायलेंस के बारे में बहुत थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। बाकी की वीडियो बाद में लेकर के आएंगे, अगले हफ्ते में मिलते हैं। और मैं लिंक डाल दूंगा सीरिया वाले मुद्दे पर, जरूर देख लीजिएगा, इसी हफ्ते की न्यूज है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।